तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था बुद्ध काल या ओब्लिक सूत्रकाल, और उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 600 BC से 300 BC तक का जो हमारा टाइम पीरियड था। तो हमारा टॉपिक था सूत्रकाल, ठीक है, या बुद्ध काल। इसमें हमने देख लिया था, इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया था इस काल की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि इस सूत्र काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो क्या हो गई थी सामाजिक व्यवस्था के अंदर, हमने ये देख लिया था। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम अभी देखते हैं कि जो प्रशासन कैसा था, ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो प्रशासन था वो कैसा था। तो ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं प्रशासन। तो जितने भी महाजनपद काल के टाइम पीरियड का जितने भी राज्य थे, मैक्सिमम में लगभग प्रशासन लगभग सब में सेम था, ठीक है। बस अधिकारियों के कुछ में नाम चेंज मिलते हैं थोड़े से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉमन बात होती है हम वो देखते हैं पूरे महाजनपद काल में। तो जो राजा होता था, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस राज्य में राजतंत्र था, तो राजा होता था वो सर्वोच्च सत्ताधिकारी होता था, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में थी, सत्ता का केंद्रीकरण कहाँ था, वो राजा के हाथ में था, ठीक है, वो राजा के पास था। फिर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च सत्ताधारी तो हो गया हमारा राजा, फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है, अधिकारीगण, जो बड़े बड़े अधिकारीगण, उनको क्या बोलते थे हम, महामात्र। उनको क्या बोला गया है इस टाइम पीरियड में, महामात्र बोला गया है। तो महामात्र के अंतर्गत क्या क्या आते थे, तो जैसे मंत्री हो गए, सेना नायक हो गए, न्यायाधीश, जैसे मंत्री हो गए, है ना, सेना नायक हो गए या न्यायाधीश हो गए। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये आते थे प्रशासन में, ठीक है। प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको महामात्र बोला जाता था। और महामात्र में किन किन को महामात्र बोला जाता था, बड़ी बड़ी पोस्ट पे कौन होते थे, जैसे मंत्री, सेना नायक या फिर न्यायाधीश वगैरह, ये सब हो गए, ठीक है। कहीं कहीं अब किसी किसी राज्य में, किसी किसी महाजनपद में तो महामात्र बोला जाता है, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारियों को, और किसी किसी में क्या बोला जाता है, तो आयुक्त बोला जाता था, आयुक्त, ठीक है। तो महामात्र या आयुक्त एक ही बात है, ये भी मंत्री और सेना नायक या न्यायाधीश के लिए आयुक्त यूज होता था, ठीक है, पर अलग अलग राज्य में किसी में महामात्र बोल दिया है और किसी में आयुक्त बोल दिया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आता है प्रशासन में, जो अधिकारियों को दिया जाता था मैक्सिमम, वो होता है राजस्व गांव। राजस्व ग्राम क्या होता है, ठीक है, राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम क्या होते थे, जैसे इस टाइम पीरियड में सबको पता है कि सिक्कों का जो आहत सिक्के थे प्रचलन हो चुका था। तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे, ब्राह्मण थे, सेना नायक थे, ये जो लोग थे, तो इस टाइम पीरियड में जो राजा होता था, इन लोगों को सिक्के के रूप में जो सैलरी होती थी, जो इनका वेतन होता था, वो सिक्के के रूप में ना देके कुछ गाँव दे दिए जाते थे कि इन गांव से जितना राजस्व मिलेगा उसको आप रखेंगे, ठीक है। सिर्फ ये इसीलिए उसका नाम रखा गया है राजस्व ग्राम, ठीक है। तो जो गांव राजस्व के रूप में ब्राह्मणों को या फिर महामात्रों को दिए जाते थे उनको बोलते हैं राजस्व ग्राम, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिर्फ ये जो अधिकारियों को दिए जाते थे सिर्फ वहां से ये राजस्व वसूलते थे, शासन राजा ही करता था, ठीक है। सिर्फ जो कर के मालिक होते थे ये लोग महामात्र वगैरह जो होते थे, जिनको भी दिया जाता था राजस्व ग्राम, पर जो उस शासन का मालिक होता था, ठीक है, जिस पे सत्ता रहती थी वो राजा की ही रहती थी। तो ये लोग शासन नहीं करते थे, सिर्फ राजस्व ग्राम से अपना कर लेते थे, अपनी सैलरी लेते थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होते थे, जैसे क्या ब्राह्मण हो गए, सेट्टी, कुछ लोग सेट्टियों का वर्णन मिला है, जैसे सेट्टी बड़े बड़े व्यापारी जो राजा के लिए काम करते थे, ठीक है। तो वो सेट्टी, वो बड़े बड़े जो महाजन वगैरह होते थे वो सेट्टी हो गए, ठीक है। तो फिर हम अगली बात करेंगे कि जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, गाँव, ठीक है। गांव का जो मालिक होता था वो कौन होता था, गांव का जो मालिक होता है उसको 3 वर्डों से यहाँ बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है। ग्रामणी बोल सकते हैं उसको, ग्रामणी भी बोला गया है, या ग्रामिक बोला गया है, ठीक है। ये ग्राम भोजक बोला गया है, ठीक है, ग्राम भोजक।
तीनों गांव के मुखिया के लिए ये तीनों वर्ड यूज हुए इस टाइम पीरियड में, ग्रामणी, ग्रामिक या ग्राम भोजक, तीनों सब गांव के मुखिया के लिए। तो ये थी इसकी शासन पद्धति कि सबसे ऊपर राजा, उसके पीछे महामात्र, महामात्र के नीचे जो महामात्र को ही कहाँ किसी किसी राज्य में क्या बोल देते थे, आयुक्त बोल देते थे, अलग अलग राज्यों में किसी में महामात्र किसी में आयुक्त। फिर राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम जो इन लोगों को मतलब मंत्री, सेना, न्यायाधीश, इन सब लोगों को जो राजस्व दिया जाता था, जो सैलरी दी जाती थी, तो वो पारितोषिक जो दिया जाता था इन लोगों को, तो क्या दिया जाता था, वो राजस्व ग्राम के रूप में कुछ गांव दे दिए जाते थे कि यहाँ से जो आपको कर मिलेगा उसको आप पारितोषिक के रूप में अपने पास रखिएगा, पर उस पर शासन नहीं करना है, शासन तो राजा को ही करना है, इन लोगों को शासन नहीं करना है, सिर्फ कर लेना है। और ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उसका मुखिया को क्या बोलते थे, गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामणी, ग्रामिक या ग्राम भोजक। तो ये थी इसकी शासन पद्धति, ठीक है, जो शासन व्यवस्था थी वो ये थी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये सब नोट्स में डिटेल में आपको मिलेगा, नोट्स जो आपको पीडीएफ में इस क्लास की भी आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें नोट्स होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेना कि जो इस टाइम पीरियड की जो सेना होती थी कैसी होती थी। तो देखिए, जो किसी भी राज्य की जो हमें देखा जाता है कि जो राज्य की शक्ति का जो प्रतीक होता था कि कौन सा राजा कितना शक्तिशाली है, कौन सा राज्य है या कौन सा महाजनपद कितना शक्तिशाली है, तो हमें ये देखना होता था कि जो उसमें उस राज्य के जो वैतनिक सेना है वो कितनी बड़ी है। मतलब ऐसी सेना, वैतनिक सेना को आप स्थायी सेना भी बोल सकते हैं कि ऐसी सेना जिन्हें वेतन दिया जाता है, तो वो शक्ति का प्रतीक माना जाता था कि जितनी बड़ी सेना होगी वो भी सेना कौन सी, जो जिन्हें वेतन दिया जाए। तो जितनी बड़ी वैतनिक सेना होगी, ठीक है, वैतनिक सेना जितनी बड़ी होगी और वो महाजनपद या वो राज्य उतना शक्तिशाली माना जाता था। तो जैसे मानते थे कि जो नंद वंश के, ठीक है, जैसे नंद वंश सिकंदर के टाइम पे आपने देखा होगा 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस टाइम पे हमें उल्लेख मिलता है कि जो नंद शासक था घननंद, उसकी सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार थे, 2 लाख पैदल सैनी, 2,000 जो हमारे 4 घोड़ों वाले रथ थे 2,000, और 6,000 उसकी सेना में हाथी थे। तो ये सब हम देखा जाता है कि जो सेना थी कितनी बड़ी थी, प्लस सेना को वेतन दिया जाता है तो या नहीं दिया जाता है। तो जितनी बड़ी वैतनिक सेना होगी उतना ही राजा, मतलब जो राज्य होगा उतना ही शक्तिशाली होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो राजा होता था, ठीक है, राजा को बलि, मतलब जो राजा को राजस्व कैसे मिलता था, राजस्व, अगर हम राजस्व की बात करते हैं तो राजस्व कैसे मिलता था, तो राजा को राजस्व के तौर पे क्या मिलती थी, बलि मिलती थी, बलि। और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो बलि थी या भाग, जिसको भाग बोलते थे, पहले बलि बोलने लगे, ठीक है। तो ये पहले इच्छानुसार होती थी वैदिक काल में, पर ये महाजनपद काल में क्या हुआ, ये इस टाइम पीरियड में क्या होगा, ये अनिवार्य रूप से देनी होती थी। जितने भी वैश्य वर्ण के लोग थे ये बलि चुकाते थे, ठीक है, चाहे वो कर के रूप में, उपहार के रूप में, आप कैसे भी बोल सकते थे। वो उत्पादन का 1/6वां भाग होता था, ठीक है। बलि कितनी होती थी, उत्पादन का 1/6, मतलब कुल उत्पादन का 6वां भाग बलि के रूप में राजा को दिया जाता था, राजस्व के रूप में। तो बलि को जो एक अधिकारी नियुक्त किया गया जो बलि को इकट्ठा करता था, उस अधिकारी का नाम क्या था, तो उसका नाम था बलि साधक, ठीक है। बलि साधक नाम का एक अधिकारी मिलता है जो राजा का राजस्व वसूलता था, मतलब बलि वसूलता था। और ये अनिवार्य थी, बलि इच्छानुसार नहीं थी, ये अनिवार्य थी। प्लस जो बलि होती थी या जो राजस्व जो बलि होती थी वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों, ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये नहीं देते थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं देते थे बलि को, ठीक है। तो इनके लिए अनिवार्य नहीं थी बिल्कुल, ये इससे मुक्त थे, बलि से मुक्त होते थे। क्षत्रिय भी नहीं देते थे और ब्राह्मण भी नहीं देते। मैक्सिमम जो बलि दी जाती थी वो वैश्यों के द्वारा दी जाती थी करों के रूप में, और
कुछ जो कारीगर टाइप के कुछ लोग थे, कुछ शूद्र भी कारीगर और जो शिल्पकार थे वो भी बलि देते थे, ठीक है, राजा को अपने उत्पादन का 1/6वां भाग कुछ। तो और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे ये बिल्कुल नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं देते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्व, जो इस काल में राजा को राजस्व मिलता था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो व्यापारी होते थे, व्यापारी राजस्व की बात चल रही है। तो राजस्व कैसे मिलता था? जो व्यापारी होते थे वो कैसे देते थे? जो व्यापारी लोग होते थे वो राजस्व कैसे देते थे? चुंगी के रूप में, चुंगी, ठीक है, विक्रय पे। जो कोई उसका सामान बिकता था तो उसकी बिक्री पे चुंगी दी जाती थी। चुंगी को जो एक अधिकारी था, एक नियुक्त किया गया था, उसको क्या बोलते थे? सोलकिक। सोलकिक नामक एक अधिकारी मिलता है जो व्यापारियों से चुंगी वसूलता था, या इसको बोल सकते हैं सोल का अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, सोल का अध्यक्ष, ठीक है। सोल का अध्यक्ष या सोलकिक नाम का एक अधिकारी था जो व्यापारियों से चुंगी वसूलता था। दूसरी बात, ये तो व्यापारी हो गए। तो शिल्पियों से कैसे लिए जाती थी? शिल्पी कैसे देते थे? तो महीने में एक दिन वो राजा के लिए काम करते थे, ठीक है, महीने में एक दिन वो राजा के यहाँ पे काम करते थे, रथ बनाना कुछ भी, तो वो उनसे इस टाइप में राजस्व वसूला जाता था। प्लस इस टाइम पीरियड की जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या था? ये तो राजस्व की बात हो गई प्रशासन में। और जो सभा और समिति की थे ना, जो पहले से चलती आ रही थी, दो संस्था जिनसे परिचालन होता था किसी भी जनपद का, किसी भी राज्य का जो संचालन होता था, सभा और समिति से जो होता था। तो सभा और समिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में। जो नॉर्मल कबीलाई जो शासन था उस टाइम की जो सभा समिति थी, या उत्तर वैदिक काल की जो सभा समिति थी वैदिक काल की, वो समाप्त हो चुकी थी। उनके स्थान पर एक छोटी सी समिति बनती थी ब्राह्मणों की, उसमें भी सब ब्राह्मण ही होते थे। तो उन्हीं से शासन चलता था, ठीक है, पूरे राज्य का शासन उन्हीं से चलता था। तो सभा समिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा खत्म हो गया। कुछ ब्राह्मण मिलकर एक छोटी सी कमेटी बनाते थे, समिति बनाते थे, और उसी से शासन प्रशासन चलता था, ठीक है। पर गण राज्यों में, ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, राजतंत्र की बात बता रहा हूँ जहाँ पे ब्राह्मण थे, गण राज्यों में सभा और समिति होती थी, ठीक है, सभा समिति वहाँ पे होती थी। इन्हीं के अनुसार उस गण संघों का संचालन जो होता था वो सभा समिति के द्वारा ही होता था, ठीक है। पूरी परिषद होती थी, परिषद में जितने भी प्रतिनिधि होते थे, गण संघ के जितने भी प्रतिनिधि होते थे, जितने भी राजा होते थे, वो सभा समिति के उससे संचालित होते थे, ठीक है, और उसी से पूरे गण संघ का कार्य चलता था। अब तो ये हो गई हमारी जो अब तक मैंने बताई, तो ये हो गई राजतंत्रों की व्यवस्था जिसमें ब्राह्मणों का डोमिनेंस प्रभाविता बहुत ज़्यादा थी। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक अलग से टॉपिक है कि जो गणतंत्रों की व्यवस्था कैसी थी, गणतंत्रों की सारी व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो मैं अलग अलग ना बता के, क्योंकि वो छोटा कॉन्सेप्ट है, एक ही साथ में एक ही साथ सब पॉइंटों को मैं लिख दूंगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं मिक्स रहेंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गणतंत्रों की व्यवस्था थी वो कैसी थी इस टाइम पीरियड में। गणतंत्रों की या गण संघ ऐसे बोल सकते हैं, जो गण संघ थे, गण संघ राज्य, तो मैंने आपको पिछली क्लास में 10 गण संघ बताए थे, ठीक है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, पावापुरी के मल, कुशीनगर के मल, ये सब मिला के 10 थे, है ना, वैशाली के लिच्छवी वगैरह, ये सब 10 थे। तो 10 की व्यवस्था कैसी चलती थी, कैसे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कैसे वो सब था, वो अलग अलग ना बता के एक साथ में बता दे रहा हूँ कि वो व्यवस्था कैसे चलती थी। तो जैसे हम बात करते हैं कि गण संघों का जो वर्ण व्यवस्था थी वो सिर्फ 2 वर्ण व्यवस्था थी। वहाँ पे चार जो जाति को 4 वर्ण में नहीं बांटा गया था, वहाँ पे सिर्फ उच्च वर्ण और निम्न वर्ण थे। उच्च वर्ण में सिर्फ क्षत्रिय आते थे जो एक ही गोत्र के होते थे,
और निम्न वर्ण में बाकी सब जितने बच्चे लोग थे वो सब निम्न वर्ण में आते थे। वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि क्षत्रिय मतलब उसका ब्राह्मणों और शूद्र भी उसमें हो, तो गण संघों में ब्राह्मण और शूद्र नहीं होते थे। ठीक है, तो पहली बात हम करेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी गण संघों की, वर्ण व्यवस्था कैसी थी? दो चीज में बटी थी, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में। ठीक है, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। ठीक है, दूसरी बात करेंगे जो राजा होता था, राजा कैसे चुना जाता था? तो राजा चुना जाता था जनसाधारण द्वारा। पर जो राजनीतिक सत्ता थी वो समानता के अधिकार पर नहीं थी। ठीक है, समानता का अधिकार, राजनीतिक सत्ता में समानता का अधिकार नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी राजा बन सकता है, किसी को भी वो चुन सकते हैं, ऐसा नहीं था। इनमें भी गण संघों में भी सिर्फ एक ही गोत्र के लोग और एक ही वर्ण के लोग, जैसे वर्ण तो हो गया क्षत्रिय, और क्षत्रियों में भी सिर्फ एक ही गोत्र, तो एक ही गोत्र के लोग राजा बन सकते हैं जिनका गोत्र समान होगा और जिनका वर्ण भी समान होगा। तो वर्ण तो हो गया क्षत्रिय और गोत्र उनका कुछ भी हो सकता है, पर एक ही गोत्र होगा, तो वही राजा चुना जा सकता है। तो राजा जनसाधारण चुना जाता था। असमान राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था समान नहीं थी। ऐसा नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति को राजा चुन लिया जाएगा, नहीं, वो सिर्फ पूरे कबीले का, जैसे पूरे गण संघ का एक ही गोत्र होता था, तो पूरे गण संघ पे, ठीक है, जिसके गोत्र के लोग राजा बनते थे। ठीक है, जनसाधारण द्वारा चुना जाता था। तो राजनीतिक जो सत्ता थी, राजनीतिक सत्ता कैसी थी? क्योंकि समझिएगा इस बात को, राजनीतिक सत्ता कैसी थी? असमान थी, असमानता के आधार पर। तो राजनीतिक सत्ता कैसी थी? असमानता के आधार पर। क्योंकि समान तो जब माना जाता ना, जब किसी भी व्यक्ति को चुन लिया जाता, चाहे वो कोई भी गोत्र का हो, कोई भी वर्ण का हो। पर गण संघों में ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का लोग राजा बन सकता था। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लिच्छवियों का एक वंश है, लिच्छवियों का जो सभागार है, ठीक है, जैसे लिच्छवी थे, कहाँ के? वैशाली के जो लिच्छवी थे, उनकी परिषद में, ठीक है, लिच्छवियों की जो सभागार थी, जहाँ पे उनकी सभागार मीन्स जो सभा समिति थी, तो लिच्छवियों की सभागार में पता है कितने? 7,707 इनको राजा बोलते थे। ठीक है, इतने राजा थे। लिच्छवियों की जो सभा थी, समिति थी, उसमें कितने राजा थे? इसको सभागार बोल सकते हैं। तो 7,707 प्रतिनिधि या राजा, ठीक है, इतने लोग बैठते थे, तब कोई फैसला होता था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस गण संघों में क्या था कि जो सभा समिति उपस्थित थी, ठीक है, यहाँ जो फैसले होते थे, जो गण संघों का संचालन होता था, वो सभा और समिति द्वारा ही लिया जाता था। ठीक है, तो सभा और समिति में कौन बैठते थे? जो प्रतिनिधि होते थे, जो राजा बने होते थे, जो चुने जाते थे गण संघों से, चाहे वो एक ही गोत्र के होते थे, ये अलग बात है, पर चुने कहाँ से जाते थे? वो गण संघों से चुने जाते थे। ठीक है, एक ही गोत्र के, एक ही वर्ण के लोग होते थे। इनका प्रशासन तंत्र कैसा था? इनके प्रशासन में कौन कौन होता था? जो गण संघों का प्रशासन तंत्र कैसा था? तो सबसे ऊपर क्या होता था? एक राजा होता था, ठीक है, फिर उसके बाद उपराजा होता था, उपराजा के बाद एक सेनापति होता था। अगर किसी राजा को सेना रखनी है तो किसके अंडर में रखेगा? सेनापति के अंडर में रखेगा। ठीक है, और एक होता था भंडाराध्यक्ष, ठीक है, या इसको बोलते हैं भंडारिक और या फिर इसको बोल सकते हैं कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो ये लोग ऐसे, इनका प्रशासन तंत्र होता था। एक राजा, एक उपराजा, एक सेनापति या एक भंडारिक, या इसको बोल सकते हैं हम राजकोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष या राजकोषाध्यक्ष। ठीक है, ठीक।
तो ये हो गया इसका प्रशासन तंत्र। अगली हम बात करेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था कैसी थी जो गण संघों में, ठीक है, इस काल के जो गण संघ थे, बुद्ध काल या सूत्र काल के जो गण संघ थे, उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो 7 स्तरीय न्यायाधीश थे इसमें, ठीक है, 7 स्तरीय न्यायाधीश। मतलब क्या हुआ इस चीज का, 7 स्तरीय न्यायाधीश का क्या मतलब था कि जो एक के ऊपर एक 7 न्यायाधीश होते थे। मतलब कोई अगर फैसला, कोई मुकदमा होता था, पहले छोटा न्यायाधीश सुनता था, उसके बाद उसके ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर, मतलब फिर उसके ऊपर, ऐसे मिला के 7 स्तर में न्यायाधीश होते थे। 7 स्तर की जो न्याय व्यवस्था थी 7 स्तर पे थी। तो सोच के देखिए कि कितना अच्छा न्याय होता होगा, ठीक है। अन्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई भी एक बात है वो 7 लेवल से होके जाएगी। तो न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो वो 7 लेवल पर थी, ठीक है, 7 स्तरीय इसको बोलते हैं। संचालन कैसा होता था, है ना। तो गणतंत्रों का संचालन मैंने आपको बता दिया, सभा और समिति के द्वारा इनका संचालन होता था, ठीक है। और राजनीतिक सत्ता कैसी थी, तो राजनीतिक सत्ता असमानता के आधार पर थी। क्योंकि असमानता क्यों बोला गया, क्योंकि चुना तो जनसाधारण से राजा जाता था, मान लीजिए बिल्कुल जनसाधारण से ही चुना जाता था, पर एक ही वर्ण के लोग और एक ही गोत्र के लोग चुने जाते थे, ठीक है। जैसे कपिल वस्तु में जो शाक्य थे, उनका सबका गोत्र जो था, जो शाक्यों में जो राजा वंश था, जो क्षत्रिय वंश था, जिससे महात्मा बुद्ध संबंधित थे, वो सबका जो शासक वर्गों का गोत्र समान था, ठीक है। ऐसी लिच्छुओं में जितने भी शासक वर्ग हैं, ये 7700, इनका सबका गोत्र समान था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो राजनीतिक सत्ता असमानता के आधार पर थी। अगली बात, जो गणतंत्रों में जो भूमि का स्वामी होता था, भूमि का स्वामित्व किस पे होता था, तो ये होता था क्षत्रिय वर्ग पे। क्षत्रिय वर्ग यानी शासक वर्ग। क्षत्रिय क्या थे, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में कौन होते थे, सिर्फ क्षत्रिय वर्ग, उनको क्या मतलब शासक वर्ग, ठीक है। तो जो पूरी भूमि का जो स्वामित्व था वो किस पे था, क्षत्रियों पे था। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई क्षत्रियों पे, मतलब क्षत्रिय सिर्फ शासन प्रशासन करेंगे, ब्राह्मण अपना शिक्षा का काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता था, जो पूरी भूमि का जो स्वामित्व था, जो पूरी भूमि का स्वामित्व किनके पास था, शासकों के पास था। यही क्षत्रिय लोग, जो ये राजा होते थे, ठीक है, जो स्वामी होते थे, यही भूमि के स्वामी होते थे। 7707 अगर राजा हैं तो ये अलग अलग जगह अपने ही गणसंघ के, पूरे गणसंघ के मालिक इतने लोग हैं, ठीक है। इन्हीं के अंडर में जितने भी जो किसान हैं, कर्मगार, जो मजदूर हैं, ये किसी मतलब इतनी अगर सिर्फ शासक वर्ग ही भूमि का स्वामी है, तो शासक वर्ग तो खेती करेगा नहीं, कृषि करेगा नहीं। तो कृषि कैसे करते थे ये लोग, तो जो शूद्र होते थे, मजदूर होते थे, कर्मगार जो खेती में काम करते हैं उनको कर्मकार बोलते हैं। तो जो कर्मकार होते थे, जो कसक होते थे, उनकी हेल्प से, ठीक है, नौकरों की मदद से ये कृषि करते थे। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके कि इन जो गण संघों में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो शासक वर्ग होते थे, ठीक है। और वहाँ पे जब महाजनपद काल में जो राजतंत्र में हम बताते हैं, वहाँ पे भूमि का मालिक कौन होता था, क्या बोलते थे उनको, गृहपति। वो कौन होता था, वैश्य होता था। और यहाँ पे भूमि का मालिक क्षत्रिय वर्ग या शासक वर्ग होता था। अगली बात करते हैं कि जो राज संघों में जो ये देखा जाता है कि जो ब्राह्मणों की जो प्रभुत्व था, ठीक है, जो उन्होंने राजतंत्र में अपनी सत्ता जमा के बैठे थे ब्राह्मण लोग, पर गणतंत्रों में ऐसा कुछ नहीं था। गणतंत्रों में ब्राह्मण बिल्कुल महत्वहीन थे, उनका कोई महत्व नहीं था गण संघों में, ठीक है। जो जितने भी फैसले होते थे सभा और समिति लेती थी, उनका कोई फैसला मान्य नहीं था, कोई ब्राह्मण जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की तो जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पे कई जगह आलोचना की गई है।
तो इस आज का ये जो बुद्ध काल और सूत्र काल है हमारा राजनीतिक, है ना, बुद्ध का सूत्र काल की जितनी भी हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और प्रशासनिक, सेना, जितनी भी व्यवस्था हैं सब समाप्त हो चुकी हैं और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे वो अब हम जो महाजनपद काल में जितने भी नए नए धर्मों का उद्भव हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आजीवक संप्रदाय, छोटे छोटे जितने भी हैं, तो इन सबको हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर होगा हमारा जैन धर्म। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर करना है। ठीक है सर, और धन्यवाद।